अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहर पनामा की तारीख़ और इसकी अहमियत के बारे में, और जानेंगे कि नहर पनामा इंजीनियरिंग का शाहकार तो है ही, ये सियासी पॉलिसियों का भी शाहकार है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नहर पनामा से आलमी तजारत का 5 से 6% हर साल गुज़रता है। ये नहर इतनी अहमियत की हामिल तजारती रास्ते पर वाक़ई है कि तजारती बहरी जहाज़ों को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जहाज़ का साइज़ इतना ही हो कि वो नहर पनामा से गुज़र सके। इंजीनियरिंग की शाहकार इस नहर को जदीद दुनिया की अजायबात में से भी करार दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर नहर पनामा ना होती तो। इस नहर की तामीर से कबल बहरी जहाज़ों को अमेरिका के मगरबी या मशरक़ी किनारे से दूसरी जानब जाने के लिए बर आज़म जनूबी अमेरिका के आखिरी कोने केप हॉर्न से होकर गुज़रना पड़ता था। मगर अब नहर पनामा की वजह से ये सफ़र 8000 नॉटिकल मील या 15000 किलोमीटर कम हो गया है। इसी तरह शमाली अमेरिका के एक किनारे से जनूबी अमेरिका के किसी बंदरगाह तक जाने में भी 6500 किलोमीटर, जबकि यूरोप और मशरक़ी एशिया या ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चलने वाले बहरी जहाज़ भी 3700 किलोमीटर तक की बचत कर सकते हैं। इस पूरे सफ़र में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त दरकार होता था। ताहम अब नहर पनामा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नहर सुएज़ भी तो 2 समुद्रों को आपस में मिलाती है, तो फिर नहर पनामा की इतनी तारीफ़ क्यों? तो जवाब ये है कि नहर सुएज़ जिन 2 समुद्रों को आपस में मिलाती है उनमें पानी की सतह तकरीबन बराबर है। इसलिए यहाँ से गुज़रने के लिए बहरी जहाज़ों को सिर्फ इसमें दाखिल होना होता है। इसके अलावा नहर सुएज़ की चौड़ाई 205 से लेकर 225 मीटर तक है। मगर नहर पनामा का मामला इतना सादा नहीं। इसकी तामीर के लिए मतलूबा खुदाई को कम रखने के लिए एक मसनूई झील बनाई गई है जो सतह समुंदर से 85 फुट बुलंद है। जब भी कोई बहरी जहाज़ नहर पनामा को पार करना चाहता है तो ये सबसे पहले लॉक कहलाने वाले एक चैम्बर में दाखिल होता है। फिर इस चैम्बर में पानी की मकदार बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि ये अपने से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद दूसरे चैम्बर के बराबर पहुँच जाता है। इस मौके पर जहाज़ के लिए दूसरे चैम्बर के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ये अगले चैम्बर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद अगले चैम्बर में पानी की मकदार बढ़ने लगती है और फिर ये बहरी जहाज़ 85 फुट बुलंद गुतून झील में दाखिल हो जाता है। इस वक्त ये जहाज़ इस झील को पार करता है और दूसरी जानिब मौजूद लॉक्स तक पहुँचता है, जहाँ इसे चैम्बर में दाखिल करके पानी की मकदार घटाई जाती है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस उतराई के अमल से गुजरने के बाद जहाज़ दूसरी जानिब मौजूद समुंदर की सतह के बराबर पहुंच जाता है। सन 1881 में फ्रांसीसी सफारतकार फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इस नहर की तैयारी पर काम शुरू किया। ये वही शख्स थे जिन्होंने नहर सुएज़ के मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया था, जिसे 1869 में खोला गया। चनांचे इनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और लाखों लोगों ने इस पर सरमायाकारी की। तालों और झील के मौजूदा डिज़ाइन का हूबहू एक डिज़ाइन उस वक्त भी पेश किया गया था, मगर इसे मुस्तरद कर दिया गया था। फर्डिनेंड ने नहर सुएज़ की तर्ज पर ही ये नहर बनाने की कोशिश की, मगर यही वो तारीख़ी गलती थी जिसकी वजह से फ्रांस ये एजाज़ अपने नाम नहीं कर सका। वसती अमेरिका के जंगलात, दरियाओं और पहाड़ों से इस नहर की खुदाई इतना आसान काम नहीं था। कुछ ही साल बाद 1899 में फ्रांस को इस पर काम बंद करना पड़ा, क्योंकि हर माह 200 के करीब कारकुन जर्द बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियों और हादसात में हलाक हो रहे थे। जबकि बेपनाह अखराजात के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जब इस पर काम बंद किया गया तो फर्डिनेंड को फंड्स में खर्च-बर्च के मुकदमे का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस पर एक और फ्रांसीसी कंपनी कुछ काम करती रही,
یہاں تک کہ سن 1904 میں امریکہ نے یہاں موجود سامان خرید کر اس منصوبے کو اپنا لیا۔ فرانس کو اس فروخت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے کہ امریکہ نے اس کے لیے کیا چال چلی۔ امریکی صدر تھیوڈور اس منصوبے کو امریکہ کے لیے بطور عالمی طاقت بہت اہم تصور کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کانگریس پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ فرانس سے اس منصوبے کے حقوق خرید لے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان ہے اور کولمبیا کے ناظم الامور ٹامس ہیرن کے درمیان نہر پاناما کی زمین امریکہ کو لیز پر دیے جانے کے لیے معاہدہ طے پایا، تاہم کولمبیا کی پارلیمان سے اسے منظوری نہ مل سکی۔ پاناما اس وقت کولمبیا کا حصہ تھا اور وہاں لوگوں میں علیحدگی پسند جذبات موجود تھے، چنانچہ امریکہ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے پاناما کی آزادی کی حمایت کی، باغیوں کی مدد کی اور پاناما کو خود مختار ملک تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور پاناما کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور امریکہ نے اس پر کام شروع کر دیا۔ امریکہ نے اسے سن 1999 میں پاناما کے حوالے کیا اور اب یہ نہر واپس پاناما کے زیر انتظام ہے۔ چنانچہ نہر پاناما صرف انجینئرنگ کا شاہکار نہیں بلکہ سیاسی پالیسیوں کا بھی شاہکار ہے۔ اس کے لاکس کی تیاری میں 4 سال کا عرصہ لگا اور انسانی تاریخ میں تب تک اس سے زیادہ کنکریٹ کسی بھی منصوبے میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ 7 جنوری 1914 وہ دن تھا جب پہلی مرتبہ کسی بحری جہاز نے نہر پاناما کو عبور کیا۔ ویسے تو منصوبہ یہ تھا کہ 15 اگست 1914 کو نہر پاناما کے باضابطہ افتتاح کے موقع پر ایک بہت بڑا جشن منایا جائے گا، مگر پہلی عالمی جنگ کے آغاز کی وجہ سے یہ جشن منعقد نہ ہو سکا اور ایک چھوٹے سے بحری جہاز اینکون کو گزار کر اس کا افتتاح کیا۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نہر پاناما کی تعمیر میں 25,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں سے 22,000 کے قریب افراد فرانسیسی دور تعمیر میں ہلاک ہوئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔